तो एवरीवन, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, नोट्स भी अच्छे से बना रहे होंगे। तो बेटा अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर चीजों को कैसे समझोगे, आपके स्लिप हो जाएगी माइंड से। इसलिए नोट्स जरूर बनाने और बहुत खूबसूरत तरीके से नोट्स बनाने। अगर आप नोट्स यहाँ से नहीं देखना चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है विजन इंस्टीट्यूट MZN। आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर और हमारे से जुड़ सकते हो, या कमेंट करना बेटा, वीडियो के ऊपर ही कमेंट कर लेना ताकि हम आपको चैनल का नेम बता दें, उसका लिंक सेंड कर दें। नोट्स जरूर बनाने। तो चलिए हम बात करते हैं आज के टॉपिक की कि हम आज के टॉपिक में क्या डिस्कस करने वाले। हम बात करते हैं बेटा आज के टॉपिक में आधुनिक और संशोधित आवर्त नियम की। साथ में बात करने वाले मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है, और हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं जैसे सेतु तत्व, विकर्ण संबंध, निरूपक तत्व, सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व, इनके बारे में बात करने वाले। अगर मैं कहूं तो इससे पहले जो लेक्चर हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था वो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था, जो उन्होंने 1869 में दी थी, 1869 में। मेंडलीव ने क्या कहा था? मेंडलीव ने कहा कि जो तत्वों का मूल लक्षण होता है वो परमाणु भार होता है। तो अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक नियमित अंतराल के बाद गुणों में समानता पाई जाती है। बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन जब हम आगे की ओर बढ़े, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, तो मोजले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि भाई जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है बेटा? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो उन्होंने कहा कि तत्वों का जो मूल लक्षण है वो परमाणु भार नहीं है बल्कि परमाणु क्रमांक है। किसने कहा बेटा? मोजले ने कहा। तो मोजले ने इसी को आधार मानकर मेंडलीव के नियम को संशोधित किया, जिसे मेंडलीव का संशोधित आवर्त नियम कहते हैं या फिर आधुनिक आवर्त नियम। तो इसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा आगे की ओर। तो हम बात कर रहे थे आधुनिक आवर्त नियम की। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम या फिर आधुनिक आवर्त नियम या फिर संशोधित आवर्त नियम क्या है बेटा? तो सिंपल सी बात है, मेंडलीव ने कहा था कि जो तत्वों का मूल लक्षण है वो परमाणु भार है। यहां पर हम बात करेंगे जो तत्वों का मूल लक्षण है वो परमाणु क्रमांक है। बाकी सब कुछ सिमिलर होगा, सेम होगा, कोई भी डिफरेंस बेटा नहीं होने वाला। तो आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूं कि मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या था, तो मेंडलीव ने कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब होता है कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखो तो एक अंतर के बाद, एक इंटरवल के बाद गुणों में समानता पाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ यहां पर चेंज होने वाला है परमाणु भार की जगह परमाणु क्रमांक, क्योंकि मोजले के अकॉर्डिंग तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार नहीं है बल्कि परमाणु क्रमांक। और रियल में ही, हकीकत में ही तत्वों का जो मूल लक्षण होता है वो परमाणु क्रमांक होता है। दिमाग में डालो बेटा, तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक होता है। ये किसने कहा था? मोजले ने कहा था। कौन से सन में? 1913 में। लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूं, तत्वों का मूल लक्षण, तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार नहीं होता बल्कि क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। इस बात को किसने कहा? मोजले ने कहा। कब कहा बेटा? 1913 में। तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार होता है, ये किसने कहा? मेंडलीव ने कहा, या मेंडलीव से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वो सब परमाणु भार को ही मूल लक्षण मानते थे। बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं हम आधुनिक आवर्त नियम। हम बात करें बेटा आधुनिक या संशोधित आवर्त नियम, मॉडर्न और मॉडिफाइड पीरियोडिक लॉ। ये नियम क्या कहता है? मोजले ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया कि तत्वों का जो मौलिक गुण है वो परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार नहीं। क्लियर है बात? इस आधार पर मोजले ने मेंडलीव के आवर्त नियम को संशोधित करके आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार, ध्यान से देखना बेटा, जिसके अनुसार, ब्लैक पेन से लिखना, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब क्या है? कि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखो तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों में पुनरावृत्ति होती है, यानी कि प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। तो आप देख सकते हो, अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है
वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है बेटा ये। आपसे कहेगा आधुनिक आवर्त नियम लिखो या फिर संशोधित आवर्त नियम लिखो, तो आपको यहां से लिखना है और यहां तक लिखना है, यहां से लिखना और यहां तक लिखना है। क्लियर है बात? यहां से लिखना और यहां तक, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे पढ़ लो और सारे लिख दो तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना देना। मेन तो ये है आपका जो मैंने बताया। क्लियर है बात बेटा? समझ में आ गई होगी बात। आगे चलते हैं। अब हम बात करें मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। देखो अगर चीजों को समझना है तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहला लेक्चर देखो, फिर उसके बाद दूसरा लेक्चर देखो, फिर ये तीसरा लेक्चर देखो। अगर आप तीसरा लेक्चर देखने लग जाओगे तो पहले लेक्चर में जो हमने बात करी उससे आप महरूम हो जाओगे, उससे वो चीजें समझ में फिर आपको नहीं आने वाली, क्योंकि बीच में चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि चीजों को सीक्वेंस बनाया जाता है, समझाने के लिए एक ऑर्डर रखा जाता है, और वो ऑर्डर टीचर्स ही जानते हैं। नहीं तो आप बुक्स भी पढ़ सकते हो बेटा, वहां भी आपको सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएगी। तो चीजों को एक ऑर्डर में बनाया जाता है ताकि चीजों को आसान किया जा सके। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, और स्टेप बाय स्टेप जब चलोगे आप तो चीजें ज्यादा सीखोगे। ये बात कंफर्म है कि आप अगर पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आपको एनसीईआरटी की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको यहीं पर दे रखी है, एनसीईआरटी भी, बिना एनसीईआरटी भी, हर एक चीज। इसलिए आप बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ सकते हो अगर ध्यान से पढ़ रहे हो, नोट्स बना के पढ़ रहे हो बेटा। तो चलिए देखते हैं, हम बात करें मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ध्यान रखना बेटा, मेंडलीव के समय में तो केवल 63 तत्व ही ज्ञात थे, लेकिन जब मोजले आए तो मोजले के समय में बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई थी, राइट। उनके समय बेटा मेंडलीव के समय में ना तो अक्रिय गैस की खोज हुई, ना लैंथेनॉइड की खोज हुई, ना एक्टिनॉइड की खोज हुई, जबकि मोजले के समय लैंथेनॉइड की भी खोज हो गई, एक्टिनॉइड की भी खोज हो गई, और अक्रिय गैसों की भी खोज हो गई। इसलिए अक्रिय गैसों को मेंडलीव अक्रिय गैसों का स्थान नहीं दे पाए थे। आपको बताया था मैंने कि जो मेंडलीव है वो अक्रिय गैसों को स्थान उपलब्ध नहीं करा पाए, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के लिए भी वो स्थान उपलब्ध नहीं करा पाए। तो मोजले ने अक्रिय गैसों को भी स्थान दिया पीरियोडिक टेबल में, और लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को भी स्थान दिया। एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड को तो पीरियोडिक टेबल में इन्होंने नीचे स्थान दे दिया, और बेटा अक्रिय गैस के लिए एक और ऊर्ध्वाधर खाना जिसे हम समूह बोलते हैं वो जोड़ दे, जिसे हम शून्य समूह कहते हैं। तो इसको आप देख सकते हो बेटा, ध्यान सुनना। मेंडलीव के समय में अक्रिय गैस लैंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड की खोज नहीं हुई थी। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में शून्य वर्ग भी नहीं था। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें शून्य वर्ग भी नहीं था बेटा। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को स्थान देने के लिए शून्य वर्ग और जोड़ा गया, शून्य वर्ग को जोड़ा गया। लैंथेनॉइड व एक्टिनॉइड के लिए भी आवर्त सारणी में स्थान दिया गया, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को भी स्थान दिया गया। अतः मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कई परिवर्तन किए गए। ये भी परिवर्तन था, और एक सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि परमाणु भार की जगह हमने क्या लिया, परमाणु क्रमांक लिया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। देख सकते हो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। तत्व जिनके गुण समान होते हैं, निश्चित अंतराल के बाद उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। जिनके गुण समान होंगे एक इंटरवल के बाद वो फिर रिपीट होते रहेंगे, और वो इंटरवल फिक्स नहीं था, ये बात आप दिमाग में डाल लो। वो इंटरवल अगर मैं बताऊं क्या था, तो 2, 8, 8, 32, 32, ये था वो इंटरवल। सॉरी गलत हो गया भाई हमारे से। वो इंटरवल क्या था, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये था बेटा वो इंटरवल। यानी कि पहले दूसरा एलिमेंट मतलब दो एलिमेंट के पास प्रॉपर्टी की समानता मिलेगी, फिर 8वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी की समानता मिलेगी, फिर 8वां, फिर 18, फिर 18 और फिर 32। आप देखोगे, अभी ये चीजें देखोगे, लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये अभी आप देख लोगे, सारी चीज आगे लिख रखी है मैंने। ये बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे जो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी थी उसमें वर्ग और आवर्त की बात करते हैं बेटा। तो आधुनिक आवर्त सारणी को वर्गों और आवर्तों में बांटा गया। ऊर्ध्वाधर स्तंभों, जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती है, ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग या समूह, और क्षैतिज पंक्तियों को हमने आवर्त कहा। समझ रहे बात को? अच्छा, आवर्त सारणी यानी कि संशोधित आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग और 7 आवर्त। आपने देखा था जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें कुल 8 स्तंभ थे ऊर्ध्वाधर, जिन्हें हम समूह कह रहे थे। उनमें 8 वर्ग थे और 7 हमारे आवर्त थे। जबकि जो मेंडलीव थे, जो मोजले थे, उन्होंने एक शून्य वर्ग और जोड़ दिया, तो वर्ग तो 9 हो गए बेटा, आवर्त 7 ही रहेंगे।
आवर्त कितने रहेंगे 7। तो ध्यान रखना बेटा, जो हमारे पास संशोधित आवर्त सारणी है, संशोधित आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, उसके अंदर अगर देखा जाए तो 9 तो हमारे वर्ग होंगे जिन्हें हम समूह कहते हैं बेटा, और 7 हमारे आवर्त होंगे। 7 हमारे क्या होंगे? आवर्त। 7 हमारे आवर्त। पहले समूह से 7वें समूह तक, क्या कह रहा हूं बेटा मैं, पहले समूह से 7वें समूह तक हर एक समूह 2 उपसमूह में विभक्त होगा। पहले से 7वें तक, जैसे ये फर्स्ट है तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी, 2 उपसमूह में विभक्त होगा। कहां से कहां तक? 7 तक। सेकंड होगा तो सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड होगा थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ होगा फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ होगा फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स होगा सिक्स ए सिक्स बी, सेवंथ होगा सेवंथ ए सेवंथ बी। हर एक समूह 2 उपसमूहों में विभक्त होगा। कहां से कहां तक? फर्स्ट से 7 तक। आपने बताया था, हमने बताया था आपको कि जो 8वां समूह होगा उसके अंदर 3 पंक्तियां होंगी। उन्हें एबीसी इस तरीके से क्लासिफाई नहीं किया, बस ये कहा कि उसके अंदर 3 पंक्तियां होंगी, यानी कि 3 ग्रुप्स होंगे 8वें के अंदर बेटा। और जो नोवा इन्होंने ऐड करा उसको कहा 0 ग्रुप। उसको क्या कहा बेटा इन्होंने? 0 समूह, जो नोवा ऐड करा। तो यहां पर पहला 1 से 7 तक, फिर 8वां और 9वां हमारा कौन सा होगा बेटा? 0 ग्रुप होगा। 0 ग्रुप होगा, राइट। अगर हम बात की जाए आवर्त की, किसकी बात करें बेटा? आवर्त की। मैं यहां आवर्त की बात कर लेता हूं, आवर्त की। तो पहले आवर्त में 2 एलिमेंट्स होंगे। दूसरे आवर्त में बेटा 7 आवर्त है ना, दूसरे में बेटा 8 होंगे, तीसरे में भी 8 होंगे, चौथे में 18 होंगे, पांचवें में भी 18 होंगे, छठे में बेटा हमारे पास 32 होंगे, और 7वें में यहां पर 28 होंगे। 7वें में कितने होंगे? 28। इनकम्प्लीट होगा 7वां आवर्त। होने तो चाहिए थे 32 और है कितने बेटा? 28। तो 7वां आवर्त हमारा क्या है? इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, चूंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पहले आवर्त को हम कहेंगे अति लघु आवर्त, वेरी शॉर्ट पीरियड। दो में मेरे पास दूसरा और तीसरे में 8-8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इनको लघु आवर्त कहेंगे, शॉर्ट पीरियड कहेंगे। इनमें 18-18 है तो इसलिए हम कहेंगे बेटा इनको दीर्घ आवर्त। और चूंकि इनमें 32-32 है तो इन्हें कहेंगे अति दीर्घ आवर्त। तो पहले को अति लघु आवर्त, दूसरे तीसरे को लघु आवर्त, चौथे पांचवे को बेटा दीर्घ आवर्त, और छठे सातवें को अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है। ये बात आपको पता चल गई होगी। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप देखिए बेटा, देखिए हम बात करें वर्ग की सबसे पहले। अब वर्ग क्या होता है? अगर किसी वर्ग में, पहले हम अगर बात करें तो अगर किसी वर्ग में एलिमेंट्स आते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? समान होगी। यानी कि एक ही वर्ग के समूह में, एक ही समूह में जो तत्वों के गुण होते हैं वो समान होते हैं। एक ही समूह के तत्वों के गुण क्या होंगे? समान होंगे। ये बात आपको पता है। फिर भी हम देखते हैं यहां पर, पहला बात करते हैं शून्य वर्ग सहित आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग हैं। शून्य वर्ग सबसे दाईं ओर उधर मिलेगा आपको, दाईं ओर, तथा उसमें अक्रिय गैसों को रखा गया है। जो शून्य वर्ग है वो दाईं ओर मिलेगा और उसमें किसे रखा गया बेटा? अक्रिय गैसों को रखा गया। दूसरा पॉइंट ध्यान सुनना, शून्य तथा 8वें वर्ग को छोड़कर, शून्य को छोड़ना है, 8वें को छोड़ना है, शेष सभी वर्गों को 2-2 उपवर्गों, मैंने अभी बताया ना ए और बी, 1 से 7 तक। भाई शून्य को छोड़ना है, 8वें को छोड़ना है, 1 से 7 तक 2 उपवर्गों में विभक्त है। क्लियर है? 8वां को छोड़ना है और शून्य को छोड़ना है, 9वें को छोड़ना है। हाँ, तो शेष सभी वर्गों को 2-2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। इनको उपवर्ग ए तथा उपवर्ग बी कहते हैं। अब मैं ये बना भी देता हूं बेटा, बना भी देते हैं। मैं बात कर रहा हूं समूह की, यहां पर समूह की, और यहां पर हम बात करें उपवर्ग की, उपवर्ग की। यहां पर हम बात करें बेटा समूह फर्स्ट, जो कि 2 उपवर्ग में विभक्त होगा, ए और बी में। यहां पर हम बात करें बेटा सेकंड, 2 उपवर्ग में विभक्त होगा, ए और बी में। थर्ड, 2 उपवर्ग में विभक्त होगा बेटा, ए और बी में, राइट। फोर्थ, 2 उपवर्ग में विभक्त होगा बेटा, ए और बी में। फिफ्थ, 2 उपवर्ग में विभक्त होगा बेटा, ए और बी में। सिक्स, 2 उपवर्ग में विभक्त होगा बेटा, ए और बी में।
7 दो उपवर्ग में विभक्त होगा ए और बी में। अब अगर मैं 8 की बात करूं, किसकी? 8 की, तो अगर 8 की बात की जाए तो उसके अंदर 3 पंक्तियां होंगी, उन्हें हम ए बी सी में क्लासिफाई नहीं किया, ना नाम दिया, बस हमने कहा 3 पंक्तियां होंगी, 3 होंगी इनके अंदर। और जो हमारा नेक्स्ट होगा उसे हमने क्या कहा? जीरो ग्रुप, शून्य समूह। जो हमारा होगा नेक्स्ट शून्य समूह का, हमने उसको जीरो ग्रुप कहा। जो नौवा होगा बेटा हमारा वो शून्य समूह। अब ध्यान से सुनना बेटा, हर एक समूह 1 से 7 तक 2 उपसमूह विभक्त है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, एक उपवर्ग ए और एक उपवर्ग बी, राइट। एक इसके बाद मैं आपको पहले बता देता हूं, इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, यानी कि दीर्घ आवर्त सारणी। दीर्घ आवर्त सारणी जो आपके सामने होती है, जो हम सब देखते हैं, वो दीर्घ आवर्त सारणी होती है बेटा। उसके अंदर क्या किया गया है, हर एक समूह को अलग अलग समूह में क्लासिफाई कर दिया, हर एक उपवर्ग को, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, अलग अलग, क्योंकि ये जो है ना, ये ए और बी एक ही समूह में, लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग है, इसलिए इनको अलग अलग रख दिया गया। दिखाएंगे, वो भी बात करेंगे। तो अगर मैं टोटल समूह काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो दीर्घ आवर्त सारणी में टोटल कितने समूह होते हैं? 18 समूह होते हैं, जो हम पढ़ते हैं बेटा। खैर मुझे वहां बात नहीं करनी है, मैंने तो बस आपको थोड़ा सा हिंट दिया है, क्योंकि जब हम लॉन्ग पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जो ग्रुप फर्स्ट है ये 2 सब ग्रुप में डिवाइड हो गया, ए और बी में, लेकिन ये सब ग्रुप है तो एक ही जगह, फर्स्ट ए में ही रखे हुए हैं, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, रख एक ही जगह रखे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक ही समूह के तत्वों के गुण समान होते हैं, और ये एक ही समूह के तत्व है लेकिन उनके गुण समान नहीं है, इसलिए चूंकि जब समान ही नहीं है तो इसलिए इनको अलग अलग स्थान दे दिया गया, फर्स्ट ए को अलग, फर्स्ट बी को अलग, अलग समूह बना दिया, इसका समूह अलग बना दिया, इसका समूह अलग बना दिया। क्लियर है बात? खैर वो देख लेंगे हम, आगे चलते हैं बेटा। ये रही हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मौजले की आवर्त सारणी कहूं या फिर मेंडेलीव की संशोधित आवर्त सारणी। ध्यान से देखना बेटा, ये हमारे पास ग्रुप है, समूह है, आप देख सकते हो, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए, 8 और शून्य बेटा। अब देखोगे हर एक समूह 2 समूह विभक्त है, ए और बी में, सेकंड ए और बी, थर्ड ए और बी, फोर्थ ए और बी, फिफ्थ ए और बी, सिक्स्थ ए और बी, सेवंथ ए और बी, और 8वां हमारे पास ए बी सी, इस तरह से कोई क्लासिफाई नहीं किया। शून्य आपको बताइए, शून्य के अंदर हमने अक्रिय गैसों को रखा गया है, देख सकते हो। इसके बाद आप देखोगे कि लैंथेनॉइड को अलग से स्थान दिया गया और एक्टिनॉइड को भी पीरियोडिक टेबल के नीचे स्थान दिया गया। ये लैंथेनॉइड है और ये सब हमारे पास क्या है बेटा? एक्टिनॉइड है। क्लियर है बात? आवर्त की अगर हम बात करें तो नीचे को हम आवर्त में चलते हैं, ये पहला आवर्त, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। अब मैं अगर बात करूं बेटा समूह फर्स्ट ए की, तो पहले समूह के अंदर सब ग्रुप ए और बी है। ए वाले को, यानी कि हम जो सब ग्रुप ए की बात कर रहे हैं उसको हम लेफ्ट जगह रखते हैं, बी वाले को राइट जगह रखते हैं। हमने यहां लेफ्ट रखा, इनको राइट में रखा, राइट। अब आपने देखा बेटा हमारे पास फर्स्ट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, और हमारे पास फर्स्ट बी की अगर बात करूं तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब पोटेशियम के साथ आप देखो कॉपर को रख रखा है, पोटेशियम के साथ कॉपर को रख रखा है। थोड़ा सोचो, पोटेशियम और कॉपर की प्रॉपर्टी तो सिमिलर है नहीं, दोनों को एक साथ रख रखा है, एक ही समूह में रख रखा है, तो इनकी प्रॉपर्टी समान होनी चाहिए थी ना, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी समान नहीं थी। बस इसी को तो हमने लॉन्ग पीरियोडिक फॉर्म में रखा कि इनको अलग अलग ग्रुप दे दिया, क्योंकि जब भाई इनकी प्रॉपर्टी समान नहीं है इसलिए इनको समूह भी अलग दे दो। खैर वो बात अगली बार करेंगे हम। फिलहाल ध्यान से देखो, हर एक समूह के अंदर 2 समूह होंगे, ए और बी, ए और बी। अच्छा, अगर मैं बात करूं मेरे पास आवर्त फर्स्ट की बात की जाए, अगर ये आवर्त फर्स्ट है तो इसके अंदर एलिमेंट्स देखो कितने बेटा, 1 और 1 2, 2 एलिमेंट्स। आवर्त सेकंड में देखो कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स है बेटा, है ना। इसमें 2 है, इसमें 8 है। इसमें देखो बेटा तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें मैंने लिख दिया पहले। इसमें अगर देखोगे तो इसमें 18 मिलेगा चौथे वाले में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18। तो इस तरीके से बेटा इसमें भी 18 होंगे, इसमें हमारे पास कितने होंगे 32। कैसे पता चला भाई? 14 एलिमेंट्स ये भी है,
14 एलिमेंट्स ये भी हैं बेटा, ये भी बात ध्यान रखना ही, इन्हीं इसी में होंगे 6 आवर्त में, ये 6 आवर्त में, ये 6 आवर्त में रखे होंगे लेंथेनॉइड। और एक्टिनॉइड कौन से आवर्त में होंगे बेटा, 7वें आवर्त में। तो यहाँ पे भी कितने होने वाले हैं, 28, 32 नहीं होते, 28 होते हैं, क्योंकि इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट आप देख भी सकते हो, इनकम्प्लीट है, तो ये 28 होंगे। तो इस तरीके से इनको हमने आवर्त में डिवाइड कर दिया, पहले आवर्त में 2, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे में 8 बेटा, चौथे में 18, पांचवें में भी 18 और छठे में 32 और सातवें में हमारे पास कितने होंगे, 28 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है बात, आगे चलते हैं बेटा। बना लेना उसे पीरियोडिक टेबल को, बनानी अच्छा है, आप बना लोगे तो अच्छा लगेगा, नोट्स में जब होगी तो सारी चीजें क्लियर भी हो जाएगी। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, एक ही वर्ग में आने वाले तत्वों की। ये बात सुन लो भाई, जो एक ही वर्ग में आने वाले तत्व होंगे गुणों में समानता होती है। एक ही वर्ग में, यानी कि फर्स्ट के अंदर जो तत्व आएंगे उनमें सब में गुणों में क्या होगी, समानता होगी, समानता होती है। बहुत अच्छे, विशेष रूप से यानी कि स्पेशली क्या देखा गया, एक ही उपवर्ग के तत्वों में, विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि एक ही उपवर्ग के तत्व में, एक ही उपवर्ग मतलब फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। तो अगर सिमिलैरिटी की बात की जाए तो जैसे फर्स्ट ए में लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, इनमें ज्यादा समानता होगी। और अगर बी की बात करें, हमारे पास कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनमें ज्यादा समानता होगी, इनमें थोड़ी समानता क्या होगी, कम होगी या होगी नहीं, कम होगी या फिर होगी नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूं, यानी कि लिथियम, कॉपर, सिल्वर, कॉपर से इनसे ज्यादा समानता शो नहीं करेगा या फिर बहुत कम समानता प्रदर्शित करेगा। तो अगर मैं स्पेशली बात करूं तो एक ही उपवर्ग के तत्वों में समानता ज्यादा पाई जाएगी, एक ही उपवर्ग के तत्वों में, जबकि एक ही वर्ग के तत्वों में समानता, कह सकते हो कि समानता पाई जाती है, लेकिन आप समझदार हो, समानता पाई तो जाएगी, लेकिन इनमें कुछ अगर बात की जाए फर्स्ट और फर्स्ट बी की, तो इन फर्स्ट और फर्स्ट बी उपवर्गों में समानता थोड़ी कम मिलेगी, वो बात आपको पता चल जाएगी, इसलिए इनको अलग समूह दिया गया लॉन्ग पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। खैर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक वर्ग के तत्वों के गुण, जो एक वर्ग के तत्व हैं उनके गुण दूसरे वर्ग के तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा फर्स्ट ए और फर्स्ट सेकंड ए की, तो इन जो समूह है अलग अलग समूह, तो इनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी कि अगर फर्स्ट ए समूह की बात करें, सॉरी फर्स्ट की समूह की बात करें और सेकंड समूह की बात करें, किसकी बेटा, सेकंड समूह की, तो इनके गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एक समूह जो एक वर्ग के तत्व होंगे वो दूसरे वर्ग के तत्वों से गुणों में समानता प्रदर्शित नहीं करेंगे, उनके गुण क्या होंगे बेटा, अलग अलग होंगे। क्लियर है बात, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं बेटा आवर्त की, अब बात करते हैं आवर्त की। आवर्त, आवर्त की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त है। 7वें आवर्त अभी अपूर्ण है, 7वां आवर्त मैंने आपको बताया था अपूर्ण है, उसमें 28 तत्व हैं, जबकि होने कितने चाहिए थे, 32, और इसमें अभी केवल 28 तत्व हैं। सैद्धांतिक रूप से छठे आवर्त की तरह ही 7वें आवर्त में भी तत्वों की अधिकतम संख्या 32 ही होनी चाहिए, 32 ही होनी चाहिए थी 7वें आवर्त में भी। अच्छा आगे चलते हैं। छठे आवर्त में लेंथेनॉइड व 7वें आवर्त में एक्टिनॉइड को सारणी से बाहर नीचे की तरफ अलग से एक श्रेणी के रूप में रखा गया। मैंने कहा ना, छठे आवर्त में लेंथेनॉइड थे बेटा, 7वें आवर्त में एक्टिनॉइड थे, इनको अलग से सारणी के बाहर स्थान दिया गया है या रखा गया। बात समझ में आ गई होगी आपको, ये आवर्त के बारे में बात है। तो हम बात कर रहे हैं बेटा पहले आवर्त को अति लघु आवर्त, मैंने आपसे कहा था बेटा, दूसरे एवं तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। क्लियर है। चौथे और पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठे एवं सातवें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। इनमें सातवां आवर्त अपूर्ण है क्योंकि उसमें 28 तत्व हैं, होने कितने चाहिए थे, 32 होने चाहिए थे। बात हम बार बार कर ही रहे हैं। आवर्तों में तत्वों की संख्या क्रमशः, यानी कि किस आवर्त में कितने तत्व प्रेजेंट है। तो प्रथम आवर्त में 2, द्वितीय आवर्त में 8, तृतीय में भी 8, चतुर्थ में 18, पंचम में 18, छठे में 32 और सातवें में हमारे पास कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है बेटा, 28 एलिमेंट प्रेजेंट है। ये बात मैं बता चुका हूं। आगे चलते तो अब हम बात करते हैं आवर्त सारणी की विशेषताएं या फिर संशोधित आवर्त सारणी की विशेषताएं। क्या क्या हमारे पास इसकी विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो पहला देखो, आवर्त सारणी की विशेषताएं निम्न है। पहला, इस आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया। ये जो हमारे पास संशोधित आवर्त सारणी थी,
इसमें तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, प्रत्येक आवर्त में आवर्त की बात चल रही है, वाला पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, ये वाला बाएं से दाएं चलने पर, ऐसे चलने पर तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण बदलते हैं। भाई मैं अभी तो बता रहा था, फर्स्ट ए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, बस यहीं तक ले लेते हैं। मैं कह रहा था कि इनके गुण अलग अलग हैं नहीं, एक समूह के जो तत्व होंगे वो दूसरे समूह के तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करेंगे, वो समानता प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो अगर मैं कहूं कि मैं पहले आवर्त में चलता हूं, तो पहले आवर्त में ऐसे चलूंगा बेटा, तो जब मैं ऐसे चलूंगा तो हमारे पास क्या होगा, तत्वों के जो गुण होंगे उनमें भिन्नता होगी, उनके गुण अलग अलग होंगे या फिर प्रॉपर्टी बदलेगी। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या होगा, रासायनिक गुण बदलेंगे, परिवर्तन होगा। ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हो, एक ही समूह के तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। अगर एक ही समूह के तत्व हैं तो उनके गुणों में, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या पाई जाएगी, समानता पाई जाएगी। मतलब एक ही तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण समान होंगे। जैसे लिथियम और सोडियम एक ही समूह के तत्व हैं, तो इनके गुण में क्या होगी, समानता पाई जाएगी। क्लियर है बात। फोर्थ पॉइंट देखो, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है। अगर मैं किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलूं, जैसे मैं यहां पर बात कर लेता हूं, इसी की बात कर लेता हूं बेटा, मेरे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मैं ऊपर से नीचे की ओर चल रहा हूं, ऊपर से नीचे की ओर चल रहा हूं, तो इनमें क्रमिक परिवर्तन पाया जाएगा। क्या होता है क्रमिक परिवर्तन बेटा? क्रमिक परिवर्तन होता है कि एक ही क्रम में प्रॉपर्टी चेंज हो। जैसे इनका आकार की अगर बात करूं तो या तो आकार बढ़ेगा तो बढ़ता जाएगा, या घटेगा तो घटता ही जाएगा। मतलब ऐसे चलने पर अगर आकार बढ़ेगा तो बढ़ता ही रहेगा। लिथियम का कम सोडियम से, सोडियम का कम पोटेशियम से, पोटेशियम का कम रुबिडियम से, रुबिडियम का कम सीजियम से। यानी कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सीजियम का, बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आयनन विभव की बात करूं तो इनका आयनन विभव एक ऑर्डर में घटेगा। सबसे ज्यादा आयनन विभव इसका होगा, सबसे कम इसका होगा। तो क्रमिक परिवर्तन बोलते हैं कि किसी एक क्रम में प्रॉपर्टी चेंज हो, या तो बढ़े या फिर घटे, उसे बोलते हैं क्रमिक परिवर्तन। तो किसी समूह में, यानी कि एक ही समूह में किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर जो है वो क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है। हम आगे पढ़ने वाले ना इसी चैप्टर के अंदर, वैद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव, वो क्रमिक परिवर्तन ही है। वो सब क्या है बेटा, क्रमिक परिवर्तन है। तो देखेंगे कि किस समूह में किस तरीके से प्रॉपर्टी चेंज होगी, उनका क्रमिक परिवर्तन क्या होगा। चले बेटा आगे, बहुत बढ़िया। पांचवा पॉइंट बेटा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा। हमारे पास प्रारूपिक या निरूपक तत्व, टिपिकल एलिमेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या होते हैं टिपिकल एलिमेंट? जो अपने समूह के अंदर बाकी तत्वों का रिप्रेजेंटेटिव हो। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है बेटा कि अगर आप एक तत्व की प्रॉपर्टी देख लो तो आप कहोगे भाई बाकी तत्व भी ऐसे ही होंगे। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं कोई स्टूडेंट है, उसकी नेचर बहुत अच्छी है, तो हम कहते हैं भाई इसके जो पेरेंट्स होंगे ना वो बहुत ही सज्जन होंगे, क्योंकि अगर बच्चा इतना अच्छा है तो पेरेंट्स भी अच्छे ही होंगे। तो रिप्रेजेंट है पेरेंट्स का बच्चा, उससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं पेरेंट्स। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कहते हैं ना कि भाई मान लीजिए कोई दंगा कर रहा है, भाई क्या सिखाया तेरे माँ बाप ने, रिप्रेजेंट कर रहा है वो पेरेंट्स को। तो कैसा एलिमेंट्स है बेटा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है वो, सेतु तत्व, निरूपक तत्व है बेटा। वो कैसा तत्व है? निरूपक तत्व, क्योंकि उससे बाकी लोगों को, उससे जो रिलेटेड है, उसके जो आसपास है वो देखे जा रहे हैं कि वो कैसे होंगे इसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे हमारे पास जो होते हैं द्वितीय आवर्त के जो तत्व होंगे, ध्यान से देखना बेटा, द्वितीय आवर्त के तत्व आवर्त, और हम बात करते हैं, स्पेलिंग देख लेना बेटा, तृतीय आवर्त के तत्व। ये जो होते हैं बेटा द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त के जो तत्व होते हैं वो अपने बाकी तत्वों के लिए क्या होते हैं? निरूपक होते हैं अपने बाकी तत्वों के लिए। जैसे हमारे पास अगर द्वितीय आवर्त की बात करूं तो हमारे पास लिथियम, सोडियम,
ये अपने समूह में बाकी तत्वों के लिए क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होंगे। यानी कि लिथियम सोडियम की अगर मुझे प्रॉपर्टी पता है तो इस समूह के अंदर जितने भी बाकी तत्व बचे उनकी भी प्रॉपर्टी पता है। जो प्रॉपर्टी इनकी होगी वही प्रॉपर्टी बाकी तत्वों की होगी। ऐसे अगर मैं बात करूं बेटा बेरिलियम और मैग्नीशियम की, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम अपने समूह के लिए निरूपक तत्व का काम करेंगे। जो प्रॉपर्टी बेरिलियम और मैग्नीशियम की होगी वही प्रॉपर्टी इस समूह के अंदर जो तत्व बचे उनकी होगी। बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही बेटा बोरोन हमारे पास एल्यूमिनियम, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फोस्फोरस, नाइट्रोजन फोस्फोरस, ठीक है बेटा, और ऑक्सीजन सल्फर और फ्लोरीन क्लोरीन। तो ये तत्व क्या है, अपने समूह में ये सारे तत्व क्या है बेटा, निरूपक तत्व, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। मतलब ये है कि जो तत्व है बाकी इस समूह के अंदर जितने तत्व हैं उनके लिए निरूपक है, उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब जो प्रॉपर्टी इनकी होगी वही प्रॉपर्टी उनकी होने वाली है। जैसे मैं आगे की ओर बढ़ूं अगर, तो मेरे पास लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांशियम हो गया, राइट। क्या हो गया बेटा, फ्रांशियम हो गया, हाँ फ्रांशियम हो गया। तो हमारे पास ये जो दोनों तत्व है ना, जो प्रॉपर्टी इनकी होगी वही प्रॉपर्टी बाकी इन एलिमेंट्स होगी। FR है बेटा, बाकी प्रॉपर्टी इन एलिमेंट्स की होगी। बात समझ में आ गई। ऐसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो बाकी जितने भी तत्व बचे जो प्रॉपर्टी उनकी होगी वही प्रॉपर्टी बाकी तत्वों की होगी। अब बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो चलिए देखते हैं बेटा निरूपक तत्व क्या होते हैं या फिर प्रारूपिक तत्व। द्वितीय एवं तृतीय आवर्त के तत्व निरूपक तत्व या प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं, राइट। ये तत्व अपने वर्गों में उपस्थित अन्य तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व आइडियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे लिथियम व सोडियम प्रथम वर्ग के निरूपक तत्व है, जबकि बेरिलियम व मैग्नीशियम द्वितीय वर्ग के निरूपक तत्व है। ये फर्स्ट है प्रथम वर्ग के और ये सेकंड द्वितीय वर्ग के। ये प्रथम वर्ग के और ये द्वितीय वर्ग, ये तृतीय वर्ग, ये चतुर्थ वर्ग, ये पंचम, वो सब छठम और सातवां। बात समझ में आ गई होगी बेटा आपको। आगे चले, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये नोट जरूर करना, ये नोट जरूर करना बेटा, ये नोट कर लेना। ये द्वितीय आवर्त के निरूपक तत्व, ये तृतीय आवर्त के निरूपक तत्व, यही है बेटा हमारे निरूपक तत्व। इनके अलावा कोई भी निरूपक तत्व नहीं होगा, इनके अलावा कोई भी निरूपक तत्व नहीं होगा। यही है बेटा निरूपक तत्व। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं निम्न में से कौन निरूपक तत्व है या प्रारूपिक तत्व है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट विकर्ण संबंध, इसकी डेफिनेशंस तो भाई बहुत बार एग्जाम में आती है। विकर्ण संबंध क्या है, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आप देख सकते हो विकर्ण क्या होता है बेटा। अगर मेरे पास ये कोई आयत है, ये कोई आयत है बेटा, मैंने कहा इसका ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। तो हर एक बच्चा जानता है विकर्ण क्या होता है। A का विकर्ण क्या होगा बेटा, D होगा। A का विकर्ण D, ऐसे तो चलते हैं। ऐसे B का विकर्ण कौन होगा, C होगा। तो इसी प्रकार से क्या होगा, इसे मैं रफ कर रहा हूं बेटा, इसी प्रकार से क्या होगा, जो द्वितीय आवर्त के तत्व होंगे वो तृतीय आवर्त के तत्वों के उन तत्वों के गुणों से समानता प्रदर्शित करेंगे जो उनके विकर्णी होंगे, जो उनके क्या होंगे बेटा, विकर्णी होंगे। कैसे, मैं यहां पर दिखाता हूं बेटा। द्वितीय आवर्त के तत्व, द्वितीय आवर्त चेक करना बेटा। और यहां पर बात करें हम तृतीय आवर्त। अभी हमने देखा था द्वितीय आवर्त को, कौन कौन होता है द्वितीय आवर्त में बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। बस यहीं तक ले लेते हैं बेटा। तृतीय आवर्त की अगर हम बात करें तो कौन होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। अब लिथियम का विकर्ण तो ऐसे चलना है ना, मुझे ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना बेटा, ऐसे चलना है विकर्ण। क्लियर है बात, क्योंकि विकर्ण में मैं ऐसे चलूंगा बेटा। तो अगर मैं कहूं कि लिथियम का जो विकर्ण है वो कौन होगा, मैग्नीशियम होगा। तो लिथियम का विकर्णी कौन है, मैग्नीशियम। विकर्णी का मतलब क्या है, विकर्ण संबंध का मतलब क्या है
कि लिथियम और मैग्नीशियम के जो प्रॉपर्टी है वो समान होगी। ये समानता शो करेंगे बेटा। किस प्रकार के समानता शो करेंगे बेटा? लिथियम और मैग्नीशियम का लगभग साइज बराबर होगा। Li पॉजिटिव और Mg डाई पॉजिटिव, इनका साइज जो आयनिक साइज होगा ना वो लगभग सेम होगा। पहली बात, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होगी, विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान होगी। इनके जो कार्बोनेट होंगे वो सेम होंगे। इनका जो कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होगा, टूटना होगा, वो सेम होगा। इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो सेम होगी। ये भी नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाता है, ये भी रिएक्शन करके नाइट्राइड ही बनाएगा। समानता शो करेंगे बेटा, और जो समानता शो करेंगे वो इसका क्या कहलाएगा? विकर्ण संबंध कहलाएगा। तो याद होना चाहिए लिथियम का विकर्ण संबंध कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। बेरिलियम का विकर्ण संबंध एल्यूमिनियम होता है। बोरोन का विकर्ण संबंध सिलिकॉन होता है। मेनली तो कहा जाता है कि विकर्ण हमारे पास यही होते हैं, बाकी वो विकर्ण संबंध ज्यादातर शो नहीं करते, लेकिन फिर भी कह देंगे कि कार्बन का विकर्ण संबंध फास्फोरस। एक्चुअल में तो हमारे पास यही है, रियल में तो यही है बेटा। आपको पता होना चाहिए लिथियम का विकर्णी मैग्नीशियम, बेरिलियम का एल्यूमिनियम, बोरोन का सिलिकॉन। बोरोन का बेटा सिलिकॉन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिपीट कर लो। लिथियम का विकर्ण संबंधी कौन है, यानी कि विकर्ण संबंध किससे रख रहा है बेटा? वो मैग्नीशियम से रख रहा है। तो चेक करते हैं। द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुण तृतीय आवर्त के उन तत्वों के गुणों से मिलते जुलते हैं जो उनके विकर्णी अभिमुख डायगोनली अपोजिट है। जैसे द्वितीय आवर्त में लिथियम के गुण तृतीय आवर्त में मैग्नीशियम के गुणों से मिलते जुलते हैं। इस प्रकार के संबंध को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? विकर्ण संबंध कहते हैं। इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं? विकर्ण संबंध कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए लिथियम का विकर्णी कौन है? मैग्नीशियम। बेरिलियम का एल्यूमिनियम, बोरोन का सिलिकॉन। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मैंने आपको बताया अभी कि किस प्रकार की सिमिलैरिटी शो करते हैं। आकार सेम होगा, विद्युत ऋणात्मकता समान होगी, कार्बोनेट इनके जो डिकम्पोजिशन होगा उसमें स्थायित्व होगा कार्बोनेट का वो सेम होगा, राइट, और इनकी रिएक्शन भी क्या होगी? सेम होगी। चले आगे बेटा, बहुत अच्छा। सेतु तत्व, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिज एलिमेंट की बात अगर हम करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनना। हमारे पास जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम तृतीय आवर्त के तत्व कहते हैं। जो तृतीय आवर्त के तत्व होंगे वो सब ग्रुप ए और बी दोनों से प्रॉपर्टी में समानता शो करेंगे, एक ब्रिज की तरह काम करेंगे। दोनों से प्रॉपर्टी में समानता शो करेंगे। ए के साथ भी सिमिलैरिटी शो करेगा गुणों में और बी के साथ भी सिमिलैरिटी शो करेगा गुणों में। जैसे बेटा सोडियम है हमारा, सोडियम, ध्यान से सुनना। सोडियम जो है वो फर्स्ट ए पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके साथ भी समानता शो करता है। और फर्स्ट बी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनके साथ भी समानता प्रदर्शित करता है। तो मैं कह सकता हूं जो सोडियम है ना, जो सोडियम है बेटा, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जो सोडियम है वो एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, एक ब्रिज की तरह। आप देख सकते हो सोडियम इनकी तरह भी गुण शो कर रहा है, इनकी तरह भी, यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। तो सोडियम हमारा कैसा एलिमेंट होगा? ब्रिज एलिमेंट होगा, सेतु तत्व होगा। सेतु तत्व कौन से तत्व होते हैं? तृतीय आवर्त के तत्व। कौन से वाले बेटा? तृतीय आवर्त के जो तत्व होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सेतु तत्व कहते हैं। याद रखना, द्वितीय आवर्त के तत्व सेतु तत्व नहीं है, तृतीय आवर्त के तत्व क्या कहलाते हैं? सेतु तत्व कहलाते हैं। तृतीय आवर्त के तत्व। सोडियम तृतीय आवर्त का तत्व है। किस प्रकार का तत्व है बेटा? सेतु तत्व है। सोडियम ग्रुप फर्स्ट ए के साथ भी समानता प्रदर्शित करेगा और फर्स्ट बी के साथ भी समानता प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से अगर हम मैग्नीशियम देखें बेटा, मैग्नीशियम, बेरिलियम नहीं करेगा, मैग्नीशियम समानता शो करेगा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके साथ, और समानता शो करेगा बेटा जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनके साथ। ये हमारे क्या है बेटा? सेकंड बी, और ये हमारे पास क्या है? सेकंड ए, राइट, सेकंड। तो हमारे पास जो जिंक है, जो मैग्नीशियम है, वो कैसा एलिमेंट है बेटा? ब्रिज एलिमेंट है।
वो समानता शो कर रहा है, सेकंड ए के साथ भी वो समानता शो कर रहा है, सेकंड बी के साथ भी। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, तृतीय आवर्त के जो तत्व होते हैं वो सब के सब कैसे तत्व होते हैं बेटा, ब्रिज तत्व होते हैं, सेतु तत्व होते हैं। एग्जाम्पल में ले रहा हूं कौन कौन से बेटा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फोस्फोरस और सल्फर, क्लोरीन। ये हमारे पास जो तत्व है, जितने भी तत्व है, ये सब क्या है बेटा, तृतीय आवर्त के तत्व है। और ये कैसे तत्व है बेटा, सेतु तत्व है। आप चेक कर सकते हो तृतीय आवर्त में फर्स्ट से सेवन, देखो फर्स्ट से शुरुआत हो रही है और कहां तक जा रहे हैं हम, सेवन तक जा रहे हैं बेटा, सॉरी सेवन तक जा रहे हैं, सेवन तक। फर्स्ट से सेवन वर्ग के तत्व सेतु तत्व कहलाते हैं। ये तत्व अपने वर्ग के दोनों उपवर्गों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी के तत्वों के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। क्लियर है? एक किसका काम करेंगे बेटा, सेतु का, ब्रिज का काम करेंगे, सेतु का कार्य करते हैं। इनके गुण अपने वर्ग के दोनों उपवर्गों के तत्वों के गुणों से मिलते जुलते हैं। इनके जो गुण है ना, वो अपने दोनों उपवर्गों के तत्वों के गुणों से मिलते जुलते हैं। ए से भी मिलते जुलते हैं, बी से मिलते जुलते हैं, ऐसे ही मैग्नीशियम के ए से भी और बी से भी मिलते जुलते हैं। क्लियर है बात बेटा? बात समझ में आ गई कि सेतु तत्व क्या है। आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं नॉर्मल तत्व या फिर सामान्य तत्व, नॉर्मल एलिमेंट्स। इन्हें ये कौन से तत्व होते हैं बेटा, जो तत्व सेतु तत्वों से गुणों में समानता प्रदर्शित करेंगे वो सभी के सभी नॉर्मल तत्व कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं 1 से 7 तक, 1 से 7 तक, और जो शून्य वर्ग है वो सब के सब कैसे तत्व है बेटा, सामान्य तत्व है। तो चेक कर सकते हो बेटा, जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखते हैं उन्हें सामान्य अथवा नॉर्मल तत्व कहते हैं। सेतु तत्वों को भी सामान्य अथवा नॉर्मल तत्व कहते हैं। सभी ए उपवर्गों के तत्व नॉर्मल तत्व। आप शून्य तत्व भी यूज कर सकते हो, शून्य तत्व भी हमारे पास कैसे तत्व होते हैं बेटा, नॉर्मल तत्व होते हैं। बात की जाए अगर संक्रमण तत्व की, तो जो तत्व सेतु तत्वों से कम गुणों में कम समानता प्रदर्शित करते हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो सभी बी उपवर्गों और 8 में जो 3 पंक्तियां, 8 वाले तत्व जो ग्रुप समूह 8 वाले, सभी बी उपवर्गों और 8वें समूह के जो तत्व होते हैं वो हमारे कैसे तत्व कहलाते हैं बेटा, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो चेक कर सकते हो, उपवर्ग में जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से कम समानता रखते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहा गया है। 8 वर्ग के तत्वों को भी संक्रमण तत्व कहते हैं। इस प्रकार सभी बी उपवर्गों तथा 8 वर्ग के तत्व संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व है। तो इस प्रकार से आप चीजों को समझ सकते हैं बेटा। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छे से चीजें क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पढ़ते रहिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।